नमस्ते। और आज हम है ना इथिक्स का दूसरा क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये जो आपकी इथिक्स की क्लास है, बीच में 2 दिन 3 दिन नहीं आ पाई। उसका कारण आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति चल रही है, उसकी वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक। और आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे सेकंड पार्ट पहले ही डॉट का, मानवीय मूल्य, जिसमें हमें पढ़ना है महापुरुषों, समाज सुधारकों, प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा। पहला पॉइंट हमें इसे क्लियर करना है। और दूसरा है परिवार, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों को विकसित करने में योगदान। पता है, 18 से 21 तक अगर हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो सीधे क्वेश्चन है कि परिवार का क्या योगदान है, शिक्षण संस्थाओं का क्या योगदान है। सीधा पूछा गया है, या इस महापुरुष से आपने क्या सीखा, या कलेक्टिवली पूछा गया है कि महापुरुष और समाज सुधारकों के जीवन से आपने क्या पूछा। लेकिन अगर आप 2023 का क्वेश्चन देखते हो ना, वो इतना सटीक क्वेश्चन था और इतना बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें आपको पूछा गया कि मूल्यों के विभेदक लक्षण बताइए। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, बाजार में इतना कंटेंट पड़ा है सो कॉल्ड, लेकिन आज भी वहां पे ये आंसर मौजूद नहीं है कि मूल्यों के विभेदक लक्षण क्या है। और मैं आपको बताऊंगी कि उस आंसर में आपको क्या लिखना था। और आज की क्लास से मैं आपको ये भी समझा दूंगी कि नेक्स्ट जब 2024 में एग्जाम होगा, तो वो मूल्यों के विभेदक लक्षण के अलावा आपको क्या पूछ सकते हैं। क्योंकि 23 से उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आपको पढ़ के आना है, तो सारा बेसिक्स पढ़ के आना है और समझ के आना है। तभी आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। और दूसरी बड़ी सूचना ये है कि आपको ये पीडीएफ सैंपल के तौर पे फ्री में, फ्री क्लासेस चल रही हैं, और फ्री मैटर आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सर आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इथिक्स को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक कमेंट का आंसर देना चाहूंगी। मेरा जो फर्स्ट क्लास का वीडियो गया था, उसमें एक व्यक्ति ने बोला था कि मैम आप है ना करंट से जोड़ के पढ़ाइए। तो भाई साहब, आप गौर से सुनिए, मैंने एक एक स्कीम को अटैच करते हुए बोला है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे करंट से जोड़ना चाहिए, तो आपका एग्जाम है, आप खुद भी कीजिए प्रयास, और मैं भी पूरे प्रयास करूंगी अपनी तरफ से। ठीक। तो चलो, आज सबसे पहले पढ़ेंगे मानवीय मूल्य क्या होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सारी की सारी कहानी है ना, मूल्यों के आगे पीछे घूमती है। तो सबसे पहले हमें मूल्यों को समझना होगा, और एग्जामिनर भी 2023 से ये चाहता है कि आपको मूल्य पता होने चाहिए। अगर आपको मूल्य पता है, तभी आप मूल्यों के विभेदक लक्षणों के बारे में बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले मूल्य की परिभाषा के बारे में सोचते हैं कि देखो, मूल्य जिसको इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी कोई फिक्स परिभाषा है ही नहीं। तो देखो पहली लाइन क्या लिख रखी है कि मूल्यों की कोई परिभाषा नहीं है। अब फिर वैल्यू क्या है, तो बेसिकली जो जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि जो मनुष्य की चेतना है ना, मनुष्य की चेतना का मतलब क्या है, जो आपके अंदर एक सेंस है ना, जिससे आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, चीजों को एनालाइज कर सकते हो, उसे चेतना कहते हैं। अगर आपके दिमाग में सोचने, समझने और किसी चीज पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है ना, तो आपका मनुष्य चेतन, आपका मनुष्य का दिमाग जो है वो चेतन नहीं है, या उसका मन जो है वो चेतन नहीं है। तो मनुष्य की चेतना के 3 घटक होते हैं। मतलब बेसिकली मनुष्य की चेतना 3 घटकों पे चलती है, इन 3 चीजों से बनी होती है। पहला है एषणा। एषणा का मतलब है, सरल शब्दों में कहें तो इच्छा। दूसरा है विवेक। विवेक का मतलब है बुद्धि। और तीसरा मतलब है स्वतंत्रता, मतलब आप कुछ भी इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हो। तो मनुष्य की जो चेतना होती है ना, इन तीनों से मिलके बनी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें गवार फली की सब्जी बनानी है, तो बेसिकली उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, आपके पास गवार फली होनी चाहिए और मिर्च मसाले होने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही कि मनुष्य की चेतना चाहिए, तो उस चेतना में 3 इंग्रेडिएंट कौन से होंगे, तो उसमें इच्छा यानी कि एषणा होनी चाहिए, उसमें बुद्धि यानी कि विवेक, और स्वतंत्रता का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी दूसरे की चेतना चुरा ली आपने और चुरा ली के अपनी बना ली ना। कॉपी यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे चुराना नहीं चलेगा। तो जब भी मनुष्य की इच्छा, स्वतंत्र रूप से कोई इच्छा होती है और उसकी बुद्धि का उसे सपोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी चेतना है और आपने स्वतंत्र तरीके से ये निर्णय लिया है कि मेरी इच्छा है कि मुझे क्या बनना है, एसडीएम बनना है। तो ये जो आपकी चेतना है, इसमें आपकी इच्छा यानी कि एसडीएम बनना, इसमें आपकी स्वतंत्रता, ये आपको ही बनना है, आपके पिताजी को नहीं बनना है, या उनका ये थॉट नहीं है। और आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि ये एनालाइज कर पा रही है कि हम इतने सक्षम है कि हम प्री भी निकालेंगे, हम मेंस भी निकालेंगे, हम इंटरव्यू भी निकालेंगे। तो यही यहाँ पे मैं क्यों गौर दे रही हूँ, क्योंकि जब अभी हम डेफिनेशन बनाएंगे, इन्हीं 3 कीवर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो बेसिकली सिंपल है, मूल्य की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हमें डिफाइन भी करना है, तो हमें मनुष्य की चेतना को देखना होगा। और मनुष्य की चेतना 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसमें आती है एषणा, विवेक और स्वतंत्रता। क्लियर। अब देखो मूल्य,
मनुष्य की चेतना के, अब हम देख रहे क्या लिख रहे हैं कि जो मूल्य है वो मनुष्य की चेतना के विवेक द्वारा समर्थित है, मतलब मनुष्य की चेतना का जो बुद्धि है वो उसको सपोर्ट करता है, एवं स्वतंत्र रूप से चयनित, यानी कि आपने एकदम अपने तरीके से ही निर्णय लिया है, स्वतंत्र रूप से चयनित इष्ट विषय है। तो मनुष्य की जो चेतना है बेसिकली आप उसको सपोर्ट मिलेगा, आपकी बुद्धि को, आप खुद से उसका चयन करेंगे और उसी का वो क्या होगा, इष्टतम विषय होगा, जिससे जो कि क्या है, आत्म साधना का फल है। मतलब मूल्य आपके अंदर पैदा होते हैं, मूल्य कहीं बाहर पैदा नहीं होते, आपके शरीर से बाहर कहीं मूल्य नहीं है, आपकी आत्म साधना का प्रतिफल है। और ये आत्म साधना कैसे आएगी, ये जो है विवेक और स्वतंत्रता और ऐशना का फल होगी। तो ये डेफिनेशन है सिंपल मूल्य की। अब देखो एक व्यक्ति है अर्बन, अर्बन ने मूल्यों पे बहुत काम किया है, और जो मैं कह रही हूँ ना आपको कि 3 क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन अर्बन से भी आ सकता है जो हम लास्ट में देखेंगे। अब देखो अर्बन, अर्बन ने मूल्य पे बहुत काम किया और इसने एक सिंपल सी लैंग्वेज बनाई, बिल्कुल थ्री इडियट्स की तरह। जैसे थ्री इडियट्स में जब पूछा जाता है प्रोफेसर के द्वारा पुंगसुक वांगडू को कि मशीन क्या है, तो वो कितनी आसानी से कहता है कि जो कोई चीज आपका काम आसान कर दे वो मशीन, जैसे पैंट की जिप। बिल्कुल वैसे ही अर्बन ने कहा कि जो कुछ मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करता है वह मूल्य है। मतलब जो भी चीज आपकी इच्छाओं को, जिसको विवेक का समर्थन प्राप्त है और वो इच्छा आपकी ही है, उसको फुलफिल कर रहा है, वो मूल्य है। जैसे सत्य बोलने से अगर आपका भला हो रहा है तो सत्य बोलना क्या है, मूल्य है, वैल्यू है। तो अर्बन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सीधा 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि अर्बन के अनुसार मूल्य क्या है, तो लिख के आ जाना, जो कुछ मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करता है वह मूल्य है। और इसको याद करने के लिए मैंने आपको बेस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार थ्री इडियट्स के अंदर जब पूछते हैं कि मशीन क्या है तो सब रट्टू तोता की तरह आंसर देते हैं, और एकमात्र आमिर खान जो उस समय पुंगशुक वागड़ू का रोल कर रहे होते हैं, और वो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो वो चीज जो आपका काम आसान कर दे मशीन है, जैसे पैंट की जिप। वैसे ही अर्बन कहता है कि जो कुछ मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट कर दे वो मूल्य है, सिंपल। अब ये भी पूछा जा सकता है कि मूल्य का प्रशासनिक उपयोग क्या है। वहां पे आप ऐसे बैठ के सोचो कि हाय राम, हमको तो आता ही नहीं है मूल्य का प्रशासनिक उपयोग। तो अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए, आपके सिलेबस में पबैड लगता है। पबैड में आप संगठन की वैल्यूज को पढ़ते हैं, पद सोपान को पढ़ते हैं, नियंत्रण के क्षेत्र को पढ़ते हैं, आदेश की एकता को पढ़ते हैं, समन्वय को पढ़ते हैं, निष्पक्षता को पढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठता को पढ़ते हैं, सत्यनिष्ठा को पढ़ते हैं। ये सब प्रशासनिक मूल्य है। क्या है ये सब? प्रशासनिक मूल्य। तो जब भी पूछा जाए कि मूल्यों का प्रशासनिक प्रयोग क्या है, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जैसे ही एज अ प्रशासक आप प्रशासनिक ढांचे में एंटर करेंगे, आप प्रशासनिक संगठन में एंटर करेंगे, आपके सामने वैल्यूज होगी। कौन सी वैल्यूज होगी? आपके सामने निष्पक्षता होगी, सत्यनिष्ठा होगी, कर्तव्य परायणता होगी, निष्पक्षता होगी, पद सोपान होगा, नियंत्रण का क्षेत्र होगा, आदेश की एकता होगा। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आपका संगठन प्रगति करेगा, प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। और फिर जो अर्बन कहता है कि प्रशासनिक इच्छाओं को अपने आप क्या किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा, तो ये प्रशासनिक मूल्य बन गए। क्लियर? और इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट जो है, आपने बहुत सुना होगा, और हर जगह कंटेंट में लिखा हुआ है मिशन कर्मयोगी। जहां नहीं समझ आता वहां लिख देता है मिशन कर्मयोगी। क्यों लाया जा रहा है मिशन कर्मयोगी? ताकि यही प्रशासनिक मूल्य जो है, यही प्रशासनिक मूल्य सिखाए जा सके प्रशासकों को। क्यों आवश्यकता है भाई मूल्य की प्रशासन के अंदर? इसलिए आवश्यकता है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता को, जो भी आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको फॉलो कर सके, इसलिए मूल्यों की आवश्यकता है। तो इथिक्स को समझ लिया अगर आपने, तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। फिर देख, और ये बात प्रशासनिक सुधार आयोग ने कही थी कि मूल्य विहीन प्रशासक जो है बेसिकली एकदम जीरो है। हमें मूल्यों वाले प्रशासक चाहिए, हमें मूल्य विहीन प्रशासक बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए एआरसी ने कहा कि यार बनाओ प्रशासकों के लिए मूल्य। इसीलिए आप देखते हो नोलन कमेटी ने मूल्य दिए दिए ना। हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में भी है, राजस्थान में भी लगे हुए हैं। राजस्थान सिविल सर्विस में आप जाओगे, 1971 के रूल्स है, उसमें सब कुछ डिफाइन कर रखा है। तो बेसिकली ये सब चीजें हमें क्या करनी है, याद करनी है। नोलन कमेटी वाले 1996 में आए थे और राजस्थान प्रशासनिक सेवा वाले 1971 में बने। तो यहाँ पे प्रशासनिक उपयोग भी हमने शॉर्ट एंड स्वीट में देख लिया। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा, जिससे शायद अब क्वेश्चन कम आए, आए तो 2 नंबर में आए, कि मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अब ये हमारे सिलेबस में लगा तो लगा क्यों? क्योंकि मूल्यों के पोषण की शुरुआत परिवार से होती है। परिवार से बच्चा अपने समाज में जाता है और शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। तो मूल्य जो चलते हैं ना, वो पहले परिवार से बनते हैं, फिर उनका दायरा बढ़ता है समाज और शैक्षणिक संस्थानों में। अगर यहीं पे कोई आदमी बिगड़ जाए तो फिर उसके मूल्य खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे ये भी सोचने की जरूरत है कि क्यों मूल्यों के विकास के लिए परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाएं आवश्यक है, और क्यों मूल्यों के लिए हमें
हमने मूल्यों के बढ़ने पर, या हमारे अंदर मूल्य होने चाहिए, उसको हम इतना ज्यादा क्यों जोर दे रहे हैं कि क्यों एक मनुष्य के अंदर मूल्य होने चाहिए। देखो, अगर एक मनुष्य के अंदर मूल्य नहीं होंगे ना, तो वो पाशविक प्रवृत्ति का होगा, वो पशु नुमा प्रवृत्ति का होगा, और अगर मूल्य खत्म हो जाते हैं ना, तो आतंकवाद पैदा होता है। आप लिख सकते हो कि आतंकवादी, अराजकतावादी जो लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा हिंसात्मक लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी टाइप के लोग हैं, उनमें क्या खत्म होता है? कभी बैठ के सोचो कि वाई मूल्य, क्यों मूल्य इंपॉर्टेंट है? आपके पास स्वतः आंसर है कि अगर मूल्य नहीं सिखाए जाएंगे तो आतंकवादी बनेंगे, अगर मूल्य नहीं सिखाए जाएंगे तो अराजकता पैदा होगी, अगर मूल्य नहीं सिखाए जाएंगे भ्रष्टाचारी बनेंगे हम, अगर मूल्य नहीं सिखाए जाएंगे तो हम बलात्कारी भी बनेंगे। तो मूल्य इसीलिए जरूरी है हर जगह पे, ताकि एक पूरा का पूरा अच्छा अच्छा क्या बन सके, एक वातावरण बन सके, ताकि लोग नैतिक रूप से सही हो जाएं, और वो चीजें जो है वो ऑटोमेटिक चलती जाए, सरकार का काम कम हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर कम मेंटेन करना पड़े। सोचो, अगर एक देश के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर जो नागरिक हैं वो मूल्यों से परिपूर्ण है, तो सोचो पुलिस को कितना कम काम करना पड़ेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग को कितना कम काम करना पड़ेगा, है ना? सरकार का वो पैसा बचेगा और विकास में लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना, एनालिटिकली दिमाग में फिक्स करना कि मूल्यों की इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि मूल्य विहीन समाज, राष्ट्र जो है वो क्या पैदा करते हैं? वो आतंकवादी पैदा करते हैं, वो भ्रष्टाचारी पैदा करते हैं, वो अराजकतावादी पैदा करते हैं। नक्सलाइट की जो समस्या है वो भी मूल्य विहीन समाज की ही समस्या है। और जितने भी दूसरे हमारे सामाजिक जो बुराइयां हैं, वो भी किससे पैदा हो रही है? मूल्य विहीन होने से पैदा हो रही है। अब चलो पहला पेज पढ़ेंगे हम कि कैसे हमें ना परिवार जो है वो मदद करता है। तो देखो, परिवार की भूमिका मानवीय मूल्यों के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, समाज जिन मूल्यों को व्यक्ति में विकसित करना चाहता है, जैसे एक समाज चाहता है कि एक व्यक्ति सत्यवादी बने, निष्ठावान बने, और उसका जो एटीट्यूड है धर्म की तरफ वो सहिष्णु होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो पहली पाठशाला परिवार है। कहते हैं ना कि आप कई बार लोगों को देख के समझ जाते हो कि ये किस बैकग्राउंड से आया है, ये किस फैमिली से आया है, क्योंकि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग जो है वो बता देती है कि इसका परिवार कैसा है। अगर एक बच्चा, आपने शायद एक कहानी सुनी होगी कि दो तोते थे, और दोनों तोते है ना एक ऋषि के आश्रम में, दोनों तोते की माँ एक ही थी। एक ऋषि कणव के आश्रम में रहता था, और दूसरा जो है एक डाकू के घर में रहता था। जो ऋषि कणव के घर में रहता था वो दिन रात गायत्री मंत्र का जाप करता था, और जो डाकू के घर में रहता था वो मारकाट 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 करता था। तो ये जो नीति परक कहानी है वो यही बताती है कि परिवार के पालन पोषण का बड़ा फर्क पड़ता है, और इसीलिए हमारे सिलेबस में लिखा गया है कि समाज जिन मूल्यों को व्यक्ति में विकसित करना चाहता है उसकी प्रथम पाठशाला क्या होता है? परिवार। अब परिवार से कौन कौन से मूल्य हमें प्राप्त होते हैं? तो देखो, परिवार से हमें पारिवारिक मूल्य, अभी कई बार हम कहते हैं यार पारिवारिक मूल्य की क्यों आवश्यकता है, आज तो इकोनॉमिक आर्थिक युग है तो हमें आर्थिक मूल्य चाहिए। नहीं, हम जब व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में या निजी जीवन में होते हैं, तो जब हम निजी जीवन में है उस समय पारिवारिक मूल्य बहुत जरूरी है। दूसरा होता है सामाजिक मूल्य, तीसरा है धार्मिक मान्यताएं, और चौथा है आध्यात्मिक मूल्य। ये सारी की सारी वैल्यूज हम किससे सीखेंगे? परिवार से सीखेंगे। ठीक है, और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ये बात हमेशा कहते हैं कि परिवार ही बच्चे का क्या तय करते हैं? भविष्य तय करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मूल्य हैं, या परिवार की क्या भूमिका है जिस जो ताकि हमारे अंदर मूल्य पैदा हो। तो परिवार से हम सबसे पहले देखो कौन सा मूल्य सीख रहे हैं? सहयोग का। आप देखा करो, आपके साथ पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं। ये हेल्पफुलनेस, ये सहयोग की भावना उन्होंने कहाँ से सीखी है? ये सहयोग का मूल्य उन्होंने कहाँ से सीखा? परिवार में। जिस प्रकार परिवार में प्रत्येक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या करता है? मदद करता जाता है। और जब वो ये चीज बचपन से देखते हैं, तो जब वो अपने अपने जोन से बाहर निकलते हैं, अपने परिवार से बाहर निकलते हैं, चाहे वो किसी समाज में हो, चाहे वो किसी शैक्षणिक संस्था में हो, या वो कहीं काम भी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपकी क्या करने को उतारू हो जाएंगे? मदद करने को। कहते हो ना कि इस आदमी का नेचर बहुत हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि इसने घर परिवार में ये बात सीखी है। दूसरा देखिए, माता पिता के बीच प्रेम पूर्ण आचरण से बच्चों में प्रेम का मूल्य विकसित होता है। देखो, जो लव अफेक्शन है ना वो एक आदमी के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ये लव अफेक्शन नहीं होगा ना, तो बेसिकली हम कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो माता पिता के बीच अगर रिश्ते अच्छे हैं, उन दोनों के बीच की ट्यूनिंग अच्छी है, उनके बीच में लव अफेक्शन है, तो उनके लव अफेक्शन से बच्चे भी क्या करना सीखते हैं? प्रेम करना सीखते हैं। इसलिए देखा करो, आप हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे ब्रोकन फैमिली से आते हैं, टूटे हुए परिवार से आते हैं, उनमें प्रेम का मूल्य जो है वो क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। फिर देखो, जो घर का मुखिया है, घर का मुखिया, उससे वो क्या सीखते हैं? उत्तरदायित्व का मूल्य, क्योंकि मुखिया का ड्यूटी है ना सारे परिवार की जिम्मेदारी देखना।
तो वो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, ड्यूटीफुलनेस सीखते हैं, कर्तव्य परायणता सीखते हैं, जवाबदेही सीखते हैं। फिर देखो प्रेम, ममत्व, दया, ईमानदारी, ये सारे सद्गुणों का पोषण भी उनका कहाँ होता है? परिवार में होता है। सिंपल चीजें हैं, आगे चलते हैं। फिर देखो परिवार से और हमने क्या सीखा? परिवार से हमने जातिगत मूल्य सीखे। जैसे आप मान लो आप ब्राह्मण समाज में हो तो आप पाठ पूजा करना सीखेंगे, जो ब्राह्मण जाति का धर्म है। आप जनेऊ धारण करना सीखेंगे, जो ब्राह्मण जाति का धर्म है। अगर आप राजपूत कम्युनिटी में पैदा हुए हो तो आप तलवार चलाना सीखेंगे। आपके अंदर शिकार करने का नेचर होगा कि भाई नहीं, मुझे शिकार पसंद है। अगर आप किसी वैश्य परिवार में पैदा हुए हो, बनिया वर्ग में पैदा हुए, तो आप उत्पादन के कार्यों में लगोगे। तो जातिगत मूल्य भी सीखे जाते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों का भी क्या होता है? पोषण होता है। देखो ब्राह्मणों के रीति रिवाज अलग है, क्षत्रियों के अलग है, और वैश्य वर्ग जो है, बनिया वर्ग जो उत्पादक वर्ग है, उनके अलग है। तो ये सब भी हम कहाँ सीखेंगे? परिवार से सीखेंगे। मानवतावादी सोच, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और प्रशासन में इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, हम अपनी माँ से सीखते हैं मानवतावादी सोच। वो सुबह 7 बजे किचन में घुसती है, रात को 11 बजे किचन से बाहर निकलती है, और इस दौरान वो हर एक व्यक्ति का सोचती है कि भाई अच्छा ठीक है, इसको खाने में ये पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा चीज बना दूंगी। तो ये जो मानवतावादी सोच है, ये हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। कर्मवादी सोच, तार्किक बौद्धिक क्षमता का विकास, ये भी परिवार में होता है। सदाचरण समाचरण की शिक्षा, ये भी हमें कहाँ मिलती है? परिवार में। और पूरे परिवार में हम सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? किसकी शिक्षा का प्रभाव हम पर सबसे ज्यादा होता है? वो है हमारी माता। अब इसका क्या निष्कर्ष निकला? तो सिंपल सा निष्कर्ष निकला कि हर परिवार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों में हायर वैल्यूज, देखो दो प्रकार की वैल्यू होती है, दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होते हैं उच्चतर वैल्यू और एक होती है निम्नतर वैल्यू। अगर आप लोअर वैल्यूज, निम्नतर मूल्य सीखते हैं तो आपका व्यक्तित्व निम्न स्तर का होगा। लेकिन अगर आप उच्चतर उच्चतर लेवल की वैल्यू सीखेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है वो उच्चतर स्तर का होगा। तो परिवार को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में हमेशा हायर वैल्यूज पैदा हो, जिससे कि मूल्य संकट ना आए। मूल्य संकट समझ, तो अभी मैंने बताया आतंकवाद, बलात्कार, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे जो जो जितने भी संकट है, ये मूल्यों के कारण आए हैं, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा मूल्यहीन हो गया है कि ये सब चीजें क्या हो गई है? ऑटोमेटिक पैदा हो गई है। तो परिवार को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को हायर वैल्यूज दिए। हायर वैल्यूज की वजह से वो मूल्य संकट नहीं आएगा, और अगर आ भी जाएगा तो उससे क्या कर लिया जाएगा? निपटा जाएगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम माया के जाल में फंस जाते हैं, तो कई बार हम अपनी वैल्यूज भूल जाते हैं। लेकिन हमारी इनर सेल्फ, हमारे परिवार का पोषण जो है, वो कई बार हमें क्या करता है? बचाता है कि नहीं देख, गलत काम नहीं करना। अब आते हैं समाज की भूमिका पर। तो अब देखो समाज की भूमिका पर, समाज से हमें क्या सीखना है, वो समाज की भूमिका है। तो समाज से देखो, ये सिंपल चीजें हैं जो आपको 12th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की बुक में भी मिल जाएगी, सेम है एकदम, वहीं से लिखा गया है। सामाजिक मूल्य, सहिष्णुता, एकता, बंधुत्व। अभी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये तीनों शब्द भारत की जो प्रस्तावना है, उन तीनों में लिखे हुए हैं। सहिष्णुता, एकता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द भारत की प्रस्तावना में है। यानी कि भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका जो है, वो हमें कहती है कि आपको ये सारे मूल्य कौन सिखाएगा? समाज सिखाएगा। फिर भौतिकवादी मूल्य, धन संपत्ति। भौतिकवादी मूल्य मतलब आपके जीवन में सुख चाहिए आपको, और सुख चाहने के लिए आपको कुछ क्या चाहिए? भौतिकवादी मूल्य चाहिए। फिर आर्थिक मूल्य, धन संपत्ति। मनोरंजनात्मक मूल्य, की भाई कभी कभी इच्छा हो ही जाती है अच्छा ड्रामा देखने की, अच्छा नुक्कड़ नाटक देखने की, अच्छा पिक्चर देखने की, तो वो मनोरंजनात्मक मूल्य है। और कुछ होते हैं राजनीतिक मूल्य, जिसमें आपको पता है सामाजिक समता, न्याय, समानता, ये जो शब्द है, ये राजनीतिक मूल्य, ये अगेन आपके उद्देशिका में प्रस्तावित है। जिसमें लिखते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले, जिसमें लिखा है ना कि सबको बराबर न्याय मिले, समानता मिले। ये सारे के सारे राजनीतिक मूल्य का पोषण भी आपका कहाँ होता है? समाज में होता है। ठीक है। फिर चलो शिक्षण संस्थाओं के पास। अब शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जो घनघोर टॉपिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ये पूछे जा चुके हैं और वो अब पूछे जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट हुआ है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। पहले एकदम 18-21 में सीधा सीधा पूछ रहे थे, लेकिन 23 ने बता दिया कि नहीं, हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, चॉइस में और ट्विस्ट करेंगे। तो अभी शिक्षण संस्थाओं की भूमिका को देखते हैं। तो शिक्षक या शिक्षण संस्थाएं जो हैं, चाहे विद्यालय स्तर हो चाहे महाविद्यालय स्तर हो, वो भी क्या कोशिश करती है कि आपको हायर वैल्यू को पुश करना है। देखो एक दिमाग में फिक्स कर लो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, ये सब को कोशिश क्या करनी है कि हायर वैल्यूज को क्या किया जाए? पोषित किया जाए, ताकि मूल्य संकट ना आए। मूल्य संकटों का मतलब आतंकवाद, अराजकता, नक्सलवाद,
भ्रष्टाचार, ऐसी बीमारियां भारत के अंदर ना पनपे। ऐसी बीमारियां पनपने का मतलब है कि मूल्यों के पोषण में कमी है। जैसे कहते हैं ना, पोषण युक्त खाना नहीं खाने पर व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, उसी प्रकार इथिक्स में कहा जाता है कि मूल्यों का पोषण अगर ढंग से ना दिया जाए तो व्यक्ति का जो इथिक्स है, जो नैतिकता है, वो क्या हो जाती है, कुपोषित हो जाती है। और ये कुपोषण का परिणाम है आतंकवाद, इस कुपोषण का परिणाम है सांप्रदायिकता, इस कुपोषण का परिणाम है भ्रष्टाचार। तो ये कुपोषण ना हो सिस्टम के अंदर, इसलिए मूल्यों का पोषण जरूरी है। और उसमें भी कौन से मूल्य, उसमें भी उच्चतर मानवीय मूल्य। ठीक है, तो देखो शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं, ये क्या करना है, इनको भी उच्चतर, आपको भी आंसर में यही लिखना होगा, उच्चतर मानवीय मूल्य। अब देखो कौन कौन सा पोषण करना है, सदाचरण, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना है। धर्मनिरपेक्षता, वर्तमान परिदृश्य में ये बहुत जरूरी है। फिर देखो समाचरण, सबके साथ समान व्यवहार। सदाचरण समाचरण में फर्क है। सदाचरण का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना। आपके घर पे कोई व्यक्ति आए, आप उसे इल ट्रीटमेंट देंगे, दोबारा वो आएगा और आपकी एक इमेज बन जाएगी कि ये बंदा है ना इल ट्रीटमेंट देता है। समाचरण, सबके साथ समान व्यवहार। चाहे कोई व्यक्ति पीएम है तो भी आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, और कोई व्यक्ति पियोन है तो भी आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। फिर देखो सहिष्णुता, धैर्य की असीम क्षमता होनी चाहिए। बंधुत्व, सहयोग, मैत्री, हित, परार्थ, विजातीयवाद मतलब जातिवाद से परे होके, सौहार्द मतलब आराम से शांति से रहना। असांप्रदायिकता मतलब कोई सांप्रदायिक विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। अब सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत बने, अखंड रहें आप, मतलब सब कुछ इकट्ठे रहें और एकता का पोषण आपके अंदर हो। अब ये सारे के सारे जो मूल्य हैं ये शिक्षण संस्थाओं से सिखाए जाते हैं। और शिक्षण संस्थाओं में आप ध्यान रखना कि जो हमारी नई वाली एजुकेशन पॉलिसी है, जितनी भी आज तक शिक्षा नीतियां बनी है, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि मूल्य परक शिक्षा हो। और वर्तमान जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें भी सार्वभौमिक शाश्वत नैतिक मूल्यों के पोषण का क्या किया गया है, लक्ष्य तय किया गया है। सिंपल। अब हम चलते हैं लास्ट, महापुरुषों, समाज सुधारकों, प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा। अब देखो ये बहुत व्यापक है और बहुत विस्तृत है। अब बहुत सारे प्रशासक है, महापुरुष है, समाज सुधारक है, उनके आपको किस पक्ष को लिखना है, मूल्यात्मक पक्ष को लिखना है। अब इसमें मैंने पूरी लिस्ट दी है। अब इनके मूल्यात्मक पक्ष को कैसे लिखना है वो मैं समझाती हूँ। जैसे राजा राम मोहन राय है, सोचो राजा राम मोहन राय ने कौन सा मूल्यात्मक पक्ष सबसे भरभर था, दया बहुत थी, इसलिए इन्होंने सती प्रथा। आप राजा राम मोहन राय को लिखते वक्त दया को हाईलाइट करेंगे, ममत्व को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वो दया और ममत्व की भावना के कारण ही ये पीड़ा का अनुभव कर पाए कि यार देखो, अगर कोई व्यक्ति को जिंदा जलाया जाता है ना, कितना ज्यादा पीड़ा होता है। तो दया और ममत्व का मूल्य राजा राम मोहन के अंदर बहुत ज्यादा था। और ये क्यों था ज्यादा, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, और ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण इन्होंने वेदांत दर्शन को पढ़ा और उन्हें समझा कि जीवन की रक्षा ही मनुष्य का परम उद्देश्य है, और जीवन की रक्षा के लिए किसी को जिंदा जलाना गलत है। इसलिए इनके अंदर दया और ममत्व का मूल्य जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब आओ विवेकानंद पर। विवेकानंद को आप देखते हो कि इन्होंने एक नारा दिया था, नर सेवा नारायण सेवा। मतलब विवेकानंद को हर वक्त ऐसा लगता था कि मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। तो जो जो मानववादी सोच है, जो मानवीयता का मूल्य है, वो विवेकानंद के अंदर हावी है। और इसी वजह से विवेकानंद जो है वो आज तक याद किए जा रहे हैं। तो जब भी आप विवेकानंद को लिखोगे, आपके आंसर में हमेशा उनकी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, उनकी मानवतावादी सोच झलकनी चाहिए। और सभी धर्मों के प्रति वो जो समभाव रखते थे, उसको भी आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। फिर आज जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदांत दर्शन को बताया, और वेदांत दर्शन को बताते इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा की बड़ी भूमिका है मनुष्य के निर्माण के अंदर। तो जब भी आप स्वामी दयानंद सरस्वती को लिखोगे, तब आप हमेशा ध्यान रखोगे कि शिक्षा का जो मूल्य है वो व्यक्ति को बेहतर बनाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगेन ये भी शिक्षा को बहुत हाईलाइट किए हैं, और ये विधवा के खिलाफ थे, और सॉरी, विधवा विवाह को समर्थन करते थे। तो हमेशा क्या है, खिलाफ खिलाफ शब्द है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जब भी लिखोगे तो आप ये कहोगे कि इन्होंने समाज की पीड़ाओं को दूर करने के लिए उच्चतर मूल्यों के पोषण की बात कही थी, और इसीलिए ये स्वयं भी शिक्षा, और ये स्वयं जो है वो शिक्षा के पक्षधर थे, नारी की समानता के पक्षधर थे। समानता का मूल्य जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अंदर बहुत ज्यादा था। सावित्रीबाई फूले, सेम, दोनों का सेम काम है। बाबा आमटे अगेन, इन्होंने भी बहुत ज्यादा सर्विस की है, लोगों की बहुत सेवा की है। केशव चंद्र सेन, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, केशव चंद्र के बारे में। देवेंद्रनाथ टैगोर, आपने समाज सुधार आंदोलन के बारे में इन्होंने आपने भी पढ़ा है। अरुणा रॉय, विनोबा भावे,
इन लोगों के बारे में भी आपको एक पर्टिकुलर मूल्य पता होना चाहिए कि अरुणा रॉय ने क्यों शुरू किया। क्योंकि अरुणा रॉय को उन पीड़ित लोगों को असमानता से मुक्ति दिलानी थी। तो समानता का भाव था, समानता का मूल्य बहुत ज्यादा हावी था अरुणा रॉय के अंदर। ठीक है, और अरुणा रॉय खुद एक सिविल सर्वेंट थी। तो ये पूछा जा सकता है इस प्रकार। अब जैसे देखो, आप मदर टेरेसा को देखो, मदर टेरेसा के अंदर करुणा करुणा का जो भाव है वो इतना ज्यादा है, करुणा का जो मूल्य है वो इतना ज्यादा है कि इन्हें मदर टेरेसा की उपाधि दी। ठीक। सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रवादी मूल्य, समाज से इन्होंने सबसे ज्यादा क्या सीखा? राष्ट्रवादी मूल्य, देश प्रेम, अखंडता, एकता सीखी। तो ये सारे आपके आंसर में होने चाहिए और इनको सपोर्ट करते हुए इनके काम आपको बताने हैं। ठीक है, फिर ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अब हम चलते हैं इस साल जो 2023 का मेंस का क्वेश्चन था, जिसको कोई नहीं ढंग से लिख पाया, बस वो लिख पाया जिसने एथिक्स को जिया है, समझा है, रट्टा नहीं मारा है। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैंने भी 2023 का मेंस लिखा, मुझे किसी भी कंटेंट के अंदर ये आंसर नहीं मिला। और आज भी जब मैं बाजार में पूरा का पूरा मटेरियल देखी हूँ तो वहां आज भी ये आंसर नहीं है। किसी भी मटेरियल में ये आंसर नहीं है, किसी भी मटेरियल में ये बात नहीं है। अब सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया और उसको समझो, ताकि अगला जो भी वो पूछे वो आप आराम से बता सको। तो देखो, क्वेश्चन ये आया था 2023 के मेंस के अंदर कि मूल्यों के विभेदक लक्षण लिखिए। बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि जितने भी मूल्य हैं उनमें हम भेद कैसे करेंगे, उनमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे। आधे लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था, और ये सच में मुझे भी 2-3 बार पढ़ने पर समझ में आया कि आखिर इसमें लिखना क्या है। फिर मैंने दिमाग चलाया, क्योंकि इथिक्स समझ रखी थी, तो मैं नियर एकदम आसपास पहुंच गई थी इसके। अब वो तो कॉपीज आएगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ है, पर मैं आसपास पहुंच गई थी। तो देखो, मूल्यों के विभेदक लक्षण मतलब आपको मूल्यों के वो लक्षण लिखने हैं जिससे मूल्यों के अंदर क्या किया जा सके, डिफरेंस किया जा सके, क्योंकि मूल्य जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो बेसिक, जैसे हमेशा सर कहते हैं कि हमें ऑथेंटिक कंटेंट से पढ़ना चाहिए, तो जो ऑथेंटिक कंटेंट है उसमें ये आंसर है। और उसमें ये बताया गया है कि मूल्यों में पहली बात भेद किया जा सकता है, कि हम डिफरेंस कर सकते हैं। और उस डिफरेंस के 2 पैरामीटर दिए गए हैं और निष्कर्ष भी लिखा गया है। तो पहला पैरामीटर कहता है कि मूल्यों में भेद हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। ठीक। अब आंतरिक में क्या लिखना है उसे गौर से सुने, और उसे गौर से सुने नहीं, उसे गौर से समझे कि भाई आंतरिक और बाह्य मूल्य क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो, आंतरिक मूल्य, व्यक्ति जो ऐसे मूल्य, आंतरिक मूल्य ऐसे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति की स्वयं की संपदा है। अब ऐसा समझो, आपके मन के अंदर कुछ मूल्य हैं, आपके मन के अंदर जो मूल्य है वो आपकी संपत्ति है, और वो आपके अंदर है, किसी को दिखेंगे नहीं। आपके मन में चल रहा है कि यार मुझे तो बहुत स्वाभिमानी बनना है, तो आपके मन के अंदर जो ये स्वाभिमान का मूल्य पैदा हुआ है, ये आंतरिक है, ये किसी को दिखेगा नहीं, और ये आपकी क्या है, संपत्ति है, आपकी आंतरिक संपत्ति है। तो आंतरिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं और व्यक्ति की स्वयं की संपदा होती है। तो देखो, मैंने 3 शब्द लिख रखे हैं, व्यक्ति, स्वयं और संपदा, कि ऐसे मूल्य जो मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं और वो व्यक्ति की स्वयं की क्या है, धन संपदा है। ऐसे मूल्य कौन से हैं? विवेक। अब विवेक आप अब दिमाग से बाहर निकालो, निकलेगा क्या? दिमाग से बाहर कैसे निकलेगा? आपके निर्णय में दिखेगा आपका विवेक। तो विवेक आंतरिक मूल्य है। साहस, करेज बाहर नहीं मिलता। बहुत बार सुना होगा कि ना, साहस जो है बाहर दुकानों पे नहीं मिलता, ये अंदर पैदा होता है। इससे भी समझ जाओ कि ये आंतरिक मूल्य है। संयम, धैर्य बाजार में नहीं मिलता, खुद को ही पैदा करना पड़ता है। और जो बंदा 2-3 बार प्री मेंस दे लेता है, एक एक स्टेज पे रुकता जाता है, उसके धैर्य की सीमा तो पार है। तो संयम। सौंदर्य, ब्यूटी, कुछ लोगों को देखो, आप बिल्कुल एवरेज से दिखते हैं, लेकिन चेहरे पे तेज देखो। वो जो चेहरे पे तेज और सौंदर्य है ना, वो किसकी वजह से है? क्योंकि वो आंतरिक रूप से सुंदर है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आंतरिक मूल्य जो है वो मूल्य है जो व्यक्ति के अंदर, उसके मन में पैदा होंगे, और वो व्यक्ति की स्वयं की संपदा होंगे। और उसके क्या एग्जाम्पल है? विवेक, साहस, संयम। इसलिए देखो, आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सद्गुण नीति शास्त्र में जब हम पढ़ेंगे प्लेटो को, तो वो क्या कहता है कि विवेक, साहस, संयम, ये सारे सद्गुण है, ये आंतरिक मूल्य भी है। मूल्यों से ही सद्गुणों का विकास होता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आंतरिक मूल्यों के अंदर क्या लिखनी थी, कि ये बाह्य सत्ता पर निर्भर नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, बाहरी चीजों से इनको कोई मतलब नहीं होता, ये धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्री लिखा, पास हुआ, मेंस लिखा, नहीं पास हुआ, अगली बार आप थोड़े धैर्यवान हो जाएंगे। तो अब बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहर चाहे बम भी फूट रहे हो, आप अंदर से तैयार हो कि मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 39 डेज बाद मेरा मेंस का एग्जाम है। तो ये बाह्य सत्ता पर निर्भर नहीं करते, ये स्वतः साध्य मूल्य होते हैं। मतलब ये इतने पावरफुल हैं कि ये व्यक्ति को बिना किसी साधन के उसके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तो आंतरिक मूल्यों के बारे में यही पिन पॉइंट एग्जाम्पल लिखना था।
और इसका प्रशासनिक उपयोग भी मैं बता देती हूँ कि अगर एक प्रशासक के अंदर विवेक, साहस और संयम का कॉम्बो है तो वो सच में बेहतर प्रशासक होगा और वो प्रशासन के लक्ष्यों को पाने में सबसे सटीक प्रशासक होगा। इसीलिए आप देखो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास जिनका विपरीत परिस्थितियों में गवर्नमेंट ने उपयोग भी किया है। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। केपीएस ढिल्लो जो एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी ने उनको ही क्यों चुना? उनको इसलिए चुना क्योंकि उनके अंदर वो आंतरिक वैल्यूज थी जिससे उस समय की सिचुएशन से लड़ा जा सकता था। तो ये स्वतः साध्य मूल्य होते हैं, तो ऑटोमेटिक करेक्ट है। अभी भारतीय सेना की भूमिका देख लीजिए, भारतीय सेना अंदर से इतनी तैयार है कि उन्हें पता है चाहे कुछ हो जाए हम पाकिस्तान को हरा के छोड़ेंगे, तो वो स्वतः साध्य मूल्य है। तो आंतरिक मूल्य समझ में आए कि व्यक्ति के अंदर पैदा होंगे, इसलिए वो व्यक्ति के अंदर खुद की संपदा होगी। इसके एग्जाम्पल है विवेक, साहस, संयम, सौंदर्य। ये किसी बाह्य सत्ता पर निर्भर नहीं करते, ये स्वतः साध्य मूल्य होते हैं। इसके ठीक उल्टा बाहरी मूल्य जो होते हैं वो किसी अन्य पे निर्भर करेंगे, ठीक है, किसी दूसरे पे ये क्या करते हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं। साधन मूल्य है, मतलब इसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति में ये सहायक है, ये स्वयं लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य की प्राप्ति के साधन है। फॉर एग्जाम्पल आरएस ऑफिसर आपको बनना है, आपको एसडीएम बनना है, ये आंतरिक मूल्य है जो स्वतः साध्य है। लेकिन उसके लिए साधन क्या है? नोट्स, मेंटर, टीचर, ये सब क्या है? बाह्य मूल्य है। ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल आर्थिक और शारीरिक मूल्य। आर्थिक मूल्य का मतलब जो भी आंतरिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए धन संपत्ति चाहिए वो बाह्य मूल्य कहलाएंगे और ये आर्थिक होंगे। शारीरिक मूल्य जैसे कि विवेक हो गया, आपका अपीयरेंस हो गया, ये सब शारीरिक मूल्यों में जाएगा। पहला भेद अच्छे से क्लियर हुआ। अब दूसरा भेद देखो, दूसरा भेद होता है सकारात्मक और नकारात्मक भेद। अब सकारात्मक भेद में क्या है कि ऐसी वैल्यूज जिससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मिल जाए, ठीक है, वो कौन से वैल्यूज होती है? सकारात्मक वैल्यूज होती है। जैसे अहिंसा का मूल्य एक सकारात्मक मूल्य है। अब कुछ जो दार्शनिक है वो नकारात्मक भेद को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार करते? देखो मैंने नीचे की लाइन में लिखा है कि नकारात्मक मूल्य का भेद मूल्य की परिभाषा के विपरीत है, क्योंकि मूल्य क्या कहता है कि जो आपकी इच्छाओं को संतुष्ट कर दे वही मूल्य है ना। लेकिन नकारात्मक मूल्य से कभी भी आपकी इच्छाएं संतुष्ट होती नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो दार्शनिक है वो नकारात्मक मूल्य के भेद को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कुछ है जो स्वीकार करते हैं। और उसमें आपको बेस्ट एग्जाम्पल लिखना होगा हिंसा का मूल्य। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, जो सबसे लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये था कि भाई विभेदक लक्षण बताइए, और विभेदक लक्षणों में हमें ये भी लिखना था कि ये विभेदक लक्षण है, पर फिर भी मूल्य की इंपॉर्टेंस क्या हुई फिर इन विभेदक लक्षणों के होते हुए भी? तो देखो मनुष्य का जो लक्ष्य है, मनुष्य के जो लक्ष्य है, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है मनुष्य का परम मूल्य। मनुष्य का परम मूल्य क्या है? आत्म सिद्धि है, कि हमें खुद को प्रूव करना है। आज आप सब लोग और मैं इतना क्यों तड़प रहे हैं? आत्म सिद्धि के लिए तड़प रहे हैं। आप प्रूव करना चाहते हो घर परिवार को, समाज को, कि देखो हम पढ़ाई करके एसडीएम बन के अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिए। मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं बाजार में किसी भी कंटेंट से ज्यादा अच्छा पढ़ा रही हूँ। तो हम सब अपने लक्ष्यों के लिए और अपने परम मूल्य का हो तो आत्म सिद्धि के लिए भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और उसमें हमें सभी प्रकार के मूल्य, यही आंसर है कि विभेदक होते हुए भी हमें सभी प्रकार के मूल्यों की आवश्यकता है। हमें आंतरिक की भी आवश्यकता है, हमें बाह्य की भी आवश्यकता है, हमें सकारात्मक भी, हमें नकारात्मक भी चाहिए। बेसिकली आप श्री कृष्ण को दिमाग में रखिए। श्री कृष्ण जो हैं वो कितने ज्यादा ये बताते हैं कि मूल्यों का विभेदक लक्षण एक ही व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगा, वो श्री कृष्ण है। वो नटखट भी है, वो शांत भी है, वो समझदार भी है, एक साथ है वो। तो यही निष्कर्ष लिखना था कि मनुष्य का लक्ष्य जो है वो आत्म सिद्धि का है, और आत्म सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे सभी प्रकार के मूल्यों की आवश्यकता होती है। अब देखो 2024 के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए हैं, क्योंकि मैंने लगातार ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मूल्यों में द्वंद, इस साल पूछा जाएगा। और ये मैं आपको कल की वीडियो में जरूर समझाऊंगी कि मूल्यों में द्वंद का क्वेश्चन आपको कैसे लिखना होगा। फिर हम कुछ अपकमिंग क्वेश्चन पे बात करते हैं जो श्योर शॉर्ट, जो सुपर इंपॉर्टेंट है और जो आएंगे ही। पहला 2 नंबर के लिए है, एक बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं भारत में, प्रोफेसर दया कृष्ण। इनके अनुसार मूल्य क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैंने बहुत बोला है तो मुझे थोड़ा पानी पीने की आवश्यकता है। पानी पीकर मैं वापस आपके सामने आ रही हूँ, ठीक है? हाँ, तो पानी पी लिया मैंने। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर दया कृष्ण के अनुसार। प्रोफेसर दया कृष्ण के अनुसार मूल्य। अब देखो प्रोफेसर दया कृष्ण के अनुसार मूल्य क्या होते हैं, ये 2 नंबर में सीधा पूछा जाएगा कि प्रोफेसर दया कृष्ण के अनुसार आपको क्या बताना है, मूल्य बताना है। तो देखो प्रोफेसर दया कृष्ण कहते हैं मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रियात्मक मूल्य,
और एक होते हैं अनुभूति पूरक मूल्य। पहले तो इनको याद करना है, तो इनका एब्रीविएशन बना लो अकी। अक्की किसी का नाम होता है ना, अक्की, जैसे अक्षय कुमार को बोल देते हैं अक्की। तो पहले तो इसका एब्रीविएशन बना लो अक्की, संक्षेपीकरण कर लो। अ से अनुभूति परक, की से क्रियात्मक। अब पहली बात करते हैं क्रियात्मक, जिसको एक्टिव वैल्यू कहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देखना है तो क्रियात्मक मूल्य को कहते हैं एक्टिव मूल्य, और अनुभूति पूरक मूल्य को कहते हैं कंटेम्पलेटिव मूल्य। तो जो क्रियात्मक मूल्य है उसको समझते हैं पहले। जो क्रियात्मक मूल्य है वो समाज केंद्रित है, पहली बात। और जो अनुभूति है, अनुभूति माने फीलिंग्स, फीलिंग्स किसी दूसरे को होती है क्या? आपको होती है। तो अनुभूति परक जो है वो स्व केंद्रित है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्रियात्मक मूल्य जो है वो समाज केंद्रित है, पहली बात। और अनुभूति परक जो है वो आपका स्व केंद्रित है, वो आपके आसपास घूमता है। जबकि क्रियात्मक मूल्य जो है वो समाज केंद्रित है, और अनुभूति परक जो है वो स्व केंद्रित है। अब जो क्रियात्मक मूल्य है उसमें क्या होता है ये समझते हैं। कि जो क्रियात्मक मूल्य है वो कहता है कि जिस चीज का चयन आप स्वयं करेंगे जिससे आपके सामाजिक परिवेश में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे मूल्य जिसके चयन से व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में परिवर्तन करता है। अब आप ही पे एग्जांपल देती हूँ, आपने करियर के विकल्प के रूप में प्रशासक बनना चुना है, जिससे कि आपका सामाजिक परिवेश परिवर्तन में आएगा। जैसे मैंने जब इंटरव्यू दिया था 2018 में, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपको आरएस ऑफिसर क्यों बनना है। तो मैंने उनको एकदम सटीक आंसर दिया। मुझे घर पे बहुत रटाया गया था, मेरे पिताजी भी एक ब्यूरोक्रेट है, तो उन्होंने मुझे बहुत रटाया, बोल देना देश सेवा करना है। पर मेरे को जो सही आंसर लगा उस समय वो यही था। मैंने सिंपल, शिवराज सिंह राठौड़ का बोर्ड था, उनको यही बोला कि सर देखो मैं अभी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, अगर मैं आरएस ऑफिसर बन जाती हूँ तो मैं सीधा अपना सोशल स्टेटस बदल जाएगा, मैं एलीट क्लास में, मैं अभिजात वर्ग में क्या हो जाऊंगी, कन्वर्ट हो जाऊंगी। तो ये जो क्रियात्मक मूल्य है जिनके चयन से आप अपने सामाजिक परिवेश में परिवर्तन कर जाते हैं, वो क्रियात्मक मूल्य हैं। इसीलिए ये समाज केंद्रित है। इसका एग्जाम्पल सहिष्णुता हो गया। इसका एग्जाम्पल भाई, सहिष्णुता जो है वो एक क्रियात्मक मूल्य है, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, समाज को परिवर्तित कर देते हो। अगर आपके अंदर सहिष्णुता है तो जो समाज में कट्टरपंथिता है वो खत्म हो जाएगी। फिर देखो अनुभूति पूरक मूल्य। अनुभूति पूरक मूल्य जो होते हैं वो आप तक केंद्रित होते हैं, जिसमें आप ऐसे मूल्यों को चुनते हैं जिससे आपकी चेतना विकसित होती है, आपकी विशेष प्रकार की चेतना की अवस्था हो जाती है। देखा करो कुछ लोग इतने ज्यादा चेतना के स्तर पर जागृत होते हैं कि वो आने वाली चीजों को क्या कर लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं। हम कहते हैं ना यार ये फॉर्च्यून टेलर है, इसने तो मेरा भविष्य बता दिया। क्यों है वो फॉर्च्यून टेलर? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में ऐसे मूल्यों को चुना है जिससे उनकी चेतना की अवस्था, चेतना की विशेष अवस्था जो है, चेतना की अवस्था विशेष को, अब मैंने इसको अवस्था विशेष लिख दिया, मुझे लिखना था चेतना की विशेष अवस्था को वो क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब वो अपनी चेतना को बहुत ऊंचे लेवल तक क्या करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे बाबाज देखे होंगे। ओशो, ओशो क्या थे, उन्होंने अनुभूति परक मूल्य को अपनाया, क्योंकि वो अपनी चेतना को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं। जितने भी विपश्यना के प्रोग्राम चलते हैं वो क्या है, आपकी चेतना को जागृत करने के साधन है सारे के सारे। तो यहाँ पे जो है सौंदर्य हुआ, आत्म साधना हुई, सृजनात्मकता हुई, ये सब जो है अनुभूति पूरक केंद्र है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जिस पर भी मैं श्योर हूं कि ये 2 नंबर में आए चाहे ये 5 नंबर में आए, ये आएगा, अर्बन। अभी हमने अर्बन की परिभाषा देखी, अर्बन के अनुसार मूल्य क्या होता है वो समझा। अर्बन ने कहा था जो भी आपकी इच्छाओं को संतुष्ट कर दे भाई वो मूल्य है। फिर अर्बन आगे क्या करता है, डेफिनेशन देता है। वो मूल्यों को बांटता है, 2 भागों में बांटता है, और इन्हीं 2 भागों में वो बांटेगा। फिर ये इसके टोटल 8 टाइप बनेंगे। तो कुछ रट्टू तोता कंटेंट में आपने देखा होगा, सीधा लिखा हुआ है कि अर्बन के द्वारा कुल 8 प्रकार के मानवीय मूल्य पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली अर्बन के द्वारा 2 बड़े डिवीजन किए गए, उसके अंदर 8 है। तो पहला है जैविक मूल्य। अब अर्बन कहता है जैविक मूल्य क्या होता है भाई, तो जैविक मूल्य वो मूल्य है, नाम से क्लियर हो रहा है कि आप मनुष्य इस संसार में आए हैं, आपका पहला कर्तव्य है अपने इस जीवन की रक्षा करना और अपने इस जीवन का विकास करना। तो ऐसे मूल्य जो आपकी जीवन की रक्षा करे, आपके जीवन का विकास करे, संवर्धन करे, वो सारे मूल्य साधन मूल्य होंगे और जैविक मूल्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो गए हो तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी ताकि आपका जीवन जो है बच सके, तो दवाई लेना साधन मूल्य हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी पड़ रही है, आप स्वेटर नहीं पहन रहे हो तो सर्दी लगेगी तो आप मर जाओगे, तो स्वेटर पहनना आपके लिए साधन मूल्य हो गया। भगवान बुद्ध को भी जैविक मूल्यों की महत्ता पता थी। जब वो एकदम जर्जर अवस्था में चले गए थे, शरीर से वो हिल भी नहीं पा रहे थे,
और जब उन्होंने सुजाता की वो सुना, गाना सुना, जब वो वन से जा रही थी, कि इस वीणा के तार को इतना भी मत छेड़ो कि वो टूट जाए, और इतना भी मत ढीला कर दो कि वो ढंग से ध्वनि भी नहीं पैदा कर पाए। तो उसी वक्त बुद्ध को समझ में आ गया था कि ये शरीर नुमा जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसे भूखा रह के मारना भी नहीं है, थोड़ा खाना खाना है ताकि एनर्जी हो सके, ताकि लोगों का कल्याण कर सकूं। तो जैविक मूल्य, अब जैविक मूल्य इसमें लिख के आना है कि ये साधन मूल्य होते हैं, ये जीवन रक्षा और संवर्धन से संबंधित है। इसके 3 प्रकार है: शारीरिक, आर्थिक और मनोरंजन। शारीरिक में मैंने कहा आपको रोटी चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको मकान चाहिए, और सरकार इन तीनों शारीरिक मूल्यों पे काम करती है। स्कीम बता दूं, रोटी के लिए मिड डे मील योजना हुई, अन्नपूर्णा योजना हुई। कपड़ा के लिए अभी तक तो कपड़ा के लिए कोई स्कीम नहीं चल रही, बस वो स्कूल में ड्रेस छोड़ते हैं, ड्रेस दे देते हैं। मकान के लिए चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब सरकार भी आपके शारीरिक जैविक मूल्यों के ऊपर स्कीम्स बनाती है। आर्थिक, धन संपत्ति, आपको अगर इस जिंदगी में सरवाइव करना है, संसार में सरवाइव करना है, आपके पास धन संपदा होनी चाहिए। जिसके पास नहीं है उसको सरकार दे रही है। जितनी भी पेंशन स्कीमें हैं आर्थिक में जाएगी, लिख देना वहां पे। मनोरंजक, अब यार देखो आदमी इंटरटेनमेंट का भूखा है। वो जब पाषाण काल में था तब भी खाली टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए डांस करता था, उसके फोटोग्राफ आपको शैल चित्रों पे दिखते हैं ना, तो मनोरंजक वैल्यू। तो पहला समझ में आया। दूसरा देखो, अति जैविक वैल्यू। अब अति जैविक मूल्य उच्चतर मूल्य होंगे जो मनुष्य की बुद्धि का विकास करेंगे, तो मनुष्य की उच्चतर चेतना से संबंधित है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामाजिक और एक होते हैं आध्यात्मिक। अब सामाजिक में 2 मूल्य हैं, एक है साचर्य और चारित्रिक। साचर्य, साचर्य का मतलब होता है साथ चलने वाला, यानी कि सिंपल सी बात है, ये सहिष्णुता और मैत्री, ये दोस्ती और सहिष्णुता के मूल्य हैं, जिससे समाज को हम आगे ले जाएंगे। चारित्रिक मूल्य, जिससे आपका चरित्र बढ़ेगा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, जितने भी चारित्रिक मूल्य हैं वो सब। फिर आ जाओ आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य 3 प्रकार के हैं: सौंदर्य बोधक, बौद्धिक मूल्य और धार्मिक मूल्य। सौंदर्य में आपको अच्छी सुंदर चीजें जैसे पर्वत, पठार, पहाड़, झरना पसंद आएगी। बौद्धिक में आप बुद्धिपरक चीजों को देखेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी वाद विवाद प्रतियोगिता देखेंगे। धार्मिक में आप ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे, आप स्वर्ग की धारणा को समर्पण में देंगे, आप विपश्यना करेंगे, मतलब बेसिकली आप मेडिटेशन करेंगे और आत्म साधना के पथ पे चलेंगे। तो ये पूरा का पूरा अर्बन का क्लासिफिकेशन है, जो 5 या 10 नंबर में आ सकता है। जो कंटेंट है उसमें सीधा लिख रखा है कि अर्बन के 8 मूल्य। अब देखो उन्होंने 8 मूल्य कैसे गिनाए। तो देखो, जैविक के अंदर शारीरिक 1, आर्थिक 2, मनोरंजक 3, साहचर्य मूल्य 4, चारित्रिक 5, सौंदर्य 6, बौद्धिक 7 और धार्मिक 8। जबकि आपको लिखना इस प्रकार से है। ठीक, तो आज की क्लास हमारी मूल्यों की खत्म हुई, और ये सारे क्वेश्चन हैं, और जो मूल्य से अब धांसू क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मूल्यों में द्वंद्व वाला इस बार पक्का आएगा, या फिर अर्बन वाला तो पक्का है। मूल्यों में द्वंद्व वाला मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी, और इसी के साथ में आपको जब क्लासेस पूरी हो जाएगी जल्द, तो मैं आपको आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, अच्छी लगी हो तो देखो जबरदस्ती नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इथिक्स के इस प्रोग्राम से आपको सहायता मिल रही है, तो जल्द हम इतना अच्छा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे मेंस का, जिसमें आपको इतना सिर्फ चीजें मेंस का सिलेबस समझ आएगा, क्योंकि जो अप्रोच बदली है अब वो समझ पर आधारित है, और हम ऑथेंटिक जगह से आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस देंगे, अच्छे से अच्छा मटेरियल देंगे। कचरा मटेरियल हम नहीं देने वाले, वही मटेरियल, कम मटेरियल, जिससे सीधा पेपर में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।